हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 12 नंबर का सेट लेकर के आया हूँ। मतलब ये 12वां सेट है। इसके पहले हमने 11 सेट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊँगा। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप जितना पॉसिबल हो सके उतना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उसमें जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं उसको समझें, उसको क्लियर करें। फिर हम जो भी क्वेश्चंस बताते हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए, यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है, पहले समझ लीजिए, के बाद जब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो PDF अभी हम स्टार्ट किए हैं इसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन है। तो इस 75 क्वेश्चंस में से हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के सभी क्वेश्चंस को बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक के सभी क्वेश्चंस को बताएंगे। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब मैथ, रीडिंग, GK GS सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं। और सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे और अच्छे समझाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक के सभी क्वेश्चंस को। देखिए, जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो रीडिंग का है। क्या कह रहा है कि एक वाक्य, ऊपर आप इसको पढ़ें, ठीक है, पढ़ लीजिए। हालांकि इसको पढ़े ना पढ़े कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो। फिर भी देख लीजिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि वाक्य में निम्न में से कौन सा अनुमान निहित है, मतलब कौन सा सही आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए, इसमें से कौन सा सही है हमको ये क्या करना है, बताना है। तो जरा आप ध्यान से देखें। कह रहे कि श्री X ने श्री Y से कहा, मतलब श्री X कोई आदमी है, वो श्री Y से कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। X कहता है किससे, Y से कहा। ठीक है, श्री X श्री Y से झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। तो श्री X श्री Y से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो इसमें कहीं कुछ नहीं कहा गया है। अच्छा, इसको देखिए, श्री Y जानते हैं कि श्री X झूठ बोलता है। चीज़ ध्यान से देखिए, झूठ बोलना यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी XY, यहाँ भी XY। कंटेंट यानी कि दोनों में सेम लग रहा है। एक जगह कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और एक जगह कह रहा है कि श्री Y जानते हैं कि श्री X झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक बात तो सही होगा। तो यहाँ पे इसको ना गलत कहा जा सकता है ना ही सही कहा जा सकता है, तो यहाँ पे हम या लगा देंगे। मतलब ये हुआ कि इसमें या तो एक नंबर सही है या फिर 2 नंबर सही, इसमें से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, या वाला, या तो एक या दो। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, या तो अनुमान 1 अथवा 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश नग्न बीजी होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा है जिसका बीज जो है नग्न बीजी, मतलब सीधे उसका सीड्स जो है दिखाई देता है, तो वो पाइनस है। पाइनस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि गेहूँ है, तो आप गेहूँ का देखे होंगे कि इसका जो भी बीज होता है वो ऐसे एक जो है, जैसे कि मान लीजिए बीज अगर है तो एक आवरण में ऐसे ढका हुआ रहता है। जब आप इसको इसको क्या करते हैं, इसके अंदर से ये निकलता है। तो नग्न बीजी में क्या होता है कि वो क्या, वो सीधे आपका सीधे ऐसे बीज वहाँ पे रहेगा, वो किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं रहता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है हमको। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या क्या मालूम है, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंट मालूम है, 10 ओम यहाँ पे दिया हुआ है।
दिया हुआ है 140 और यहाँ पे कितनी धारा प्रवाहित होती है हमको आई निकालना है। तो एक आप ओम का लॉ जानते होंगे, ओम का नियम जानते होंगे, क्या फार्मूला है उसमें? उसमें फार्मूला होता है आपको आर बराबर वी आई। ठीक है, चाहिए आर यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है, वी मतलब वोल्ट है और आई मतलब ये धारा या मतलब धारा को दर्शा रहा है एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख लीजिए, इसी फार्मूला पे आपका आंसर जो है आ जाएगा। आर बराबर वी आई पे ही हम रखेंगे। तो यहाँ पे बोलिए रेसिस्टेंट कितना है, ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। प्रतिरोध यहाँ पे 10 है, वोल्ट 140 है, आई नहीं मालूम है, रहने दीजिए। एगो से एगो कट गया, ये इधर किस में है? डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा एम्पियर। 14 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो रिकेट्स जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, बी का थाइमीन है, सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने का बढ़िया आसान तरीका ध्यान से देखिए। पहले सबसे हम लास्ट वाला रूट का इसका काम करेंगे। तो बताइए 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। इस 15 को किस में जोड़ेंगे? 274 में। 274 में इस 15 को जब जोड़िएगा तो आ जाए कितना? बोलिए 74 10 84 और 5 89, 289 आएगा। तो दूसरा इनको जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है? 289 आ रहा है। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमको 17 मिल गया। अब उस 17 को किस में जोड़ेंगे? 32 में जोड़ेंगे। जोड़िए तो कितना है? 7 2 9 और 3 1 4 49 आ गया। 49 किसका स्क्वायर होता है जी? 7 का। तो यहाँ से 7 ले लेंगे, 7 को इसमें जोड़ दीजिए। 93 और 7 कितने होते हैं? 100। और इसका भी वर्गमूल चाहिए, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 100 किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के, है ना। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर काहे नहीं लिखे हैं? तो यहाँ वर्गमूल था ना, तो ये वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, इसीलिए 10 आंसर होगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? दिए गए उत्तर चित्र में से किस एक को दिए गए समस्या चित्र में सन्निहित किया गया है? समस्या चित्र और ये उत्तर चित्र, यानी कि दिए गए उत्तर चित्र में से किस एक को दिए गए समस्या चित्र में सन्निहित। अच्छा, 4 जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको इसमें डाला गया है? तो देखिए ये तो आपका पूरी तरह से आ नहीं रहा है। क्यों? बोलिए क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह का डायग्राम बन रहा है, तो इस तरह का डायग्राम तो इसमें कहीं हो ही नहीं सकता है। कहीं दिख रहा है इस तरह का? कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल हो सकता है। कहाँ हो सकता है? ज़रा आप ध्यान से देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखिए। यहाँ अल्लाह कैसे मोड़ दिया, मतलब कैसे जा रहा है ये? ऐसे 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 एक कुछ तो गया, उसके बाद ऐसे मुड़ गया। तो यही चीज़ तो यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 में निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में दिया होगा बी, वहीं आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा यहाँ पे जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें। देखिए इसको ध्यान से, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है। बिंदु ए तक पहुँचने के लिए पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ से वो यात्रा करता है, बिंदु ओ से यात्रा करता है और बिंदु ए तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा किया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर। बिंदु पर पहुँच गया और 10 किलोमीटर। ठीक है, कि यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु सी पर पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर। बिंदु सी पर पहुँच गया 9 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाता है
और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर। ये 10 है तो आधा ही जाएंगे, डी है, और ये 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ जाता है और ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। तो 9 आ चुके हैं, चूँकि 12 है तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ तक आएगा और ये हो जाएगा 12। बिंदु ई तक आइएगा, फिर दाएं मुड़ जाता है और एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। तो 5 ये, अच्छा 10 ये था, 5 जा चुका है, 6 जाएंगे तब तो ऊपर चला जाएगा। तो 6 किलोमीटर जाता है और एफ तक पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु ई और बिंदु सी के बीच की लघुत्तम दूरी, ई और सी ये है, ये देखिए ये। अब देखिए हमको इस पूरे डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है, ई और सी के बीच का दूरी चाहिए। इसमें अब ध्यान से देखें तो एक जो है हमको क्या मिल चुका है, एक मिल चुका है हमको 5, एक मिल चुका है 12, और हमको ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला इसको हम यहाँ पे लिए हैं तो इसको निकालना है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, अच्छा इसको अगर हम ऐसे ही मानते हैं तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई ही नहीं है, ए बी सी ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से हमने इसको बाहर निकाली, इसको कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि आप मानना चाहें तो मान लीजिए भाई सी डी ई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ए बी सी भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको ए सी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में एक नियम जानते होंगे कि अगर दो साइड जो है एक 5 है और एक 12 है तो तीसरा जो है 13 हो जाता है। ये मतलब जो त्रिक नियम है, आप इसको याद रखें। इसमें से कोई भी 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछ लेगा। अगर यहाँ पे 5 12 दिया है तो 13 होगा, 13 5 दिया रहता तो 12 होता, 12 13 दिया रहता तो यहाँ 5 होता है, तो सीधे इसका आंसर जो है 13 हो जाएगा। रही बात इसको निकालने की, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। किस फार्मूला पे निकालेंगे बोलिए? तो ये हाइपोपोटेनस हुआ, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और फिर आधार का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 यहाँ से आंसर आ जाएगा। आप इसको बाई मेथड भी निकाल सकते हैं और फिर ऐसे अगर याद है तो डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं। एग्जाम में कोशिश करें, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट ही आंसर मार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो एक मतलब देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स हुआ है यहाँ पे, मतलब एक्शन रिएक्शन काम कर रहा है। जब वो आगे कूदा तो यहाँ पे नाव क्या हो गई, पीछे खसक गई। जैसे यहाँ बंदूक से गोली चली तो बंदूक थोड़ा सा पीछे खसक गया। तो ये सब एक्शन रिएक्शन में आता है ना। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ में आता है, गति का तीसरा नियम में आता है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2018 का जो है करंट का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम सीधे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को। क्या कह रहा है कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगुनी आयु का था। यहाँ पर देखिए श्याम जो है ये प्रभात की तुलना में दुगुनी आयु का था। अगर ये प्रभात x था तो ये 2x है। ठीक है, चलिए, ये 15 साल पहले की बात है। अब से 5 साल बाद, तो जो 5 साल बाद अब से कह रहा है तो पहले वर्तमान में के लिए 15 साल और फिर 5 साल आगे था, 15 5 20 साल दोनों में जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों में 20 साल जोड़ने होंगे हमको, क्योंकि वर्तमान बनने के लिए 15 साल और 5 साल आगे कह रहा है, तो कितने जोड़ेंगे 15 5 20 साल। अब से 5 साल के बाद प्रभात की जो उम्र है वो श्याम की 5/8 होगी। श्याम क्या 5/8, श्याम की वर्तमान उम्र क्या है यहाँ से निकाल लेंगे, 2x का मान निकालना है। चलिए, ये 8 इधर किया है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में, इधर 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10x और इधर 20 बचे इक्वल टू, इधर करेंगे तो 8x और इधर 8 दूना 16 160, 8x से 10x से 8x जाएगा 2x, 160 से 100 जाएगा 60, 2 से भाग करेंगे 30, x का मान कितना आ गया 30 आ गया। हमको आंसर निकालना है 2x का,
तो 2 गुना 30 कर दीजिए, 60 साल का है वो, 60 साल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 60 आया है, आप इसको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं दिया ही होगा। 75 दिया है जी, क्या बोला है, कुछ तो गलती हुआ है। ठीक है, एकदम सही आंसर है। देखिए अब श्याम की वर्तमान उम्र पूछा है, और ये जो 2x है वो कब की बात है, ये 15 साल पहले की बात थी। ठीक है, तो जब वर्तमान में हम आएंगे तो इस 60 में कितना साल जोड़ देंगे, 15 साल और जोड़ देंगे। 15 साल जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 75 साल। तो 75 साल इसका आंसर हो जाएगा। ये जो 2x हम x और 2x माने थे, कब माने थे, 15 वर्ष पहले माने थे, तभी तो वर्तमान के लिए 20 वर्ष यहाँ पे जोड़े थे। वर्तमान से 5 साल आगे के लिए, तब वर्तमान के लिए तो 15 ही साल जोड़ना होगा ना आंसर निकाल के। आंसर निकाल के हमने 15 साल जोड़ दिया, और आंसर कितने आ गए, 75 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो एक पेंडुलम का चलना, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा किसे बदल दिया, गतिज ऊर्जा में बदल दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखाने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर बोल रहा है 3 नंबर में, विद्युत धनात्मकता या धात्विक लक्षण घटता है या ह्रास होता है, और वृद्धि बढ़ता है। वृद्धि, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से इसको। तत्व का लक्षण क्या है, तब विद्युत धनात्मकता होगी या धात्विक लक्षण होगी। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, घटता है या ह्रास होता है, क्या, विद्युत धनात्मकता। समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या फिर वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कितने वर्ग हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे एक ऐसा फिगर बना हुआ है तो इसमें तो टोटल 5 वर्ग होंगे जी। कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो यहाँ पे कितने हो गए, 5। एक यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए तो एक ऐसे भी बन रहा है, ऊपर जो लाइन खींची है ना उससे, तो 5 और 1 ये कितने हो गए, टोटल 6। 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 दिया हुआ, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने हैं, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो पहले इतना कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर का काम। 28 से 53 जाए कितना बचेगा, तो 13 से 8 जाएगा 5, और 4 से 2 जाएगा 2, यानी कि -25। और ये 8 -25 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 25 और 8 कितने हो गए, 33। इसमें भाग करने होंगे हमको किस से, तो ये 5 चौका 20, आइए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 से 20 घटेगा तो -11, तो 11 3 33, यहाँ माइनस तो माइनस लग जाएगा, तो -3 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई तालिका 4 छात्रों इतना द्वारा 4 विषयों इतना में अंकों को दर्शाती है और प्रत्येक विषय के कुल अंक 100 हैं। ठीक है, यदि इन 4 छात्रों को इतना में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो डैश को तीसरा स्थान मिलेगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये छात्र हैं, ये जो क्या है, 4 छात्र का नाम है और ये उनके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब हम W का निकालेंगे। देखिए परसेंटेज उसी का ज़्यादा आएगा जिसका नंबर जोड़ने पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं सबका नंबर तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 90 70 160 50 210 85 295, इसका हो जाएगा 55 95 150 210 290। सबको नंबर जोड़ लीजिए, परसेंटेज अपने वो सवाइस
जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, इसे ही पता चल जाएगा। 60 20 80 या 90, 170 40 210, 9 8 17 170 40 210, 65 275। तो एक सबसे ज़्यादा नंबर किसका हुआ? इसका हुआ। 2 नंबर पे कौन आया? ये। 3 नंबर पे कौन आया? ये। और 4 नंबर पे आया ये। मतलब 1 नंबर पर आता है आपका W, 2 नंबर पर X, 3 नंबर पर Z और 4 नंबर पे Y। तो तीसरा पूछा है स्थान, तो तीसरा स्थान Z का आया है, क्योंकि नंबर के अनुसार ये तीसरे स्थान पे है, तो परसेंटेज के अनुसार भी तीसरे स्थान पे ही होगा। Z इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2018 का करंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल से 75 क्वेश्चन हैं इसमें, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित क्रम से लापता पद का चयन करें। मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताने हैं। ठीक है, आपको ये बताने हैं अगर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे जरा आप ध्यान से देखें। यहाँ पे GPW है, यहाँ पे GP है। अच्छा, ये GP का GP है, W का पहले आ गया U। अब यहाँ पे ये UW है, यहाँ पे GP के बीच में क्या आ गया? I आ गया। तो क्या हो रहा है? 23 से 2 घटाया तो कितना आया है? 21 आया है। मतलब इसे 2 घटा के यहाँ लिख दिया, और इस 7 में 2 बढ़ा के यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, P वैसे ही है, यानी कि GPW में कोई चेंजिंग नहीं है। G का G है, P का P है, W का W है। इधर से 2 घट रहा है, इधर से 2 बढ़ रहा है। तो फिर इधर से बारी है, तो 2 घटने का, तो यहाँ से 2 घट के U आया, 2 से घटेगा तो ऐसा आएगा, और ये ऐसे का ऐसे है। तो अगला स्टेप में क्या होगा? G I रहेगा, 2 और बढ़ जाएगा, 9 2 11 के हो जाएगा, P फिर SUW ऐसे ही रहेगा। यही आंसर होगा जी। GIKPSU, यही आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाए जरा ध्यान से एक बार समझें। GPW शुरू में है, ये मतलब मेन हो गया। इसमें से बीच वाले में कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है। फर्स्ट वाले में क्या किया जा रहा है? 2 स्टेप बढ़ा के लिखा जा रहा है, और सेकंड वाले में 2 स्टेप कम करके। तो पहले से में 2 स्टेप कम किया तो U लिख दिया, फिर अगला स्टेप में इसमें 2 स्टेप बढ़ा दिया तो I लिख दिया, बाकी जिम करते हैं उतार दिया। तो अगला स्टेप में फिर जो यहाँ पे आया हुआ है उसमें 2 कम करके हमने S लिख दिया, और फिर इस सबको देख के वैसे ही लिख दिया। और फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे? इधर से बारी है तो इधर से I में 2 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। बस, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखें, क्या बोल रहा है। यदि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -0.75 है, -0.75 है, तो यहाँ पे हमको बताना है x का मान क्या होगा। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखें। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो ऑप्शन का ही यूज़ करें, मतलब बाई ऑप्शन सॉल्व करें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए, -0.75 लाना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका मान जो है कम आना चाहिए और इसका मान ज़्यादा आना चाहिए, तभी आएगा इतना। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको बाई ऑप्शन ही हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि आंसर दिख रहा है सीधे 60 डिग्री, तो हम क्या करते हैं? सीधे इसका वैल्यू रख के आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। अगर एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, तो आप बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलिए? cos 60 का 3, तो भाई ऐसे ही रहेगा। तो cos 60 का मान होता है 1/2, और 1/2 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 माइनस ये 2 गुना साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए 3/4 में से, अच्छा इधर 3/4, इधर 3/2 है, एलसीएम ले लीजिए, या फिर उतना क्यों करना है, भाग भाग करके भी घटा सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके जी। यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम में ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा, ऊपर 3 माइनस 2 दूना 4, तो 2 3 6, -3/4 आया। -3/4 का मतलब -0.75।
4 से 3 में भाग कीजिएगा, 4 7 28, 2 4 5 20, 0.75 आएगा। तो यहाँ पे जो आना था आ गया, किस पर आया, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। बोल रहा है आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आधुनिक जो आवर्त सारणी इसमें कितना है, 18 समूह है और 7 को आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। एक सेकंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे। ठीक है, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया। अब देखिए 16 को छात्र था, तो उसका एवरेज कितना है, 20 है। तो टोटल कितना हो गया इसका, टोटल अंक कितने हो गए, 16 दूना 32, 320। अब जो एक चला गया, अगर हमको सिर्फ उसका निकालना होगा, तो जाने के बाद वो कितना हो गया, एक आदमी कम हो गया था 15, एवरेज एक बढ़ गया 21 कर लीजिए, 15 कम 15 का 5 शेष 1, 15 30 है 31, 315। तो जो गया है उसका मार्क्स कितना है, घटाएंगे तो 5, जाने वाले का 5, ये किसका हो गया, जाने वाले का, जाने वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के छात्रों का औसत अंक थोड़ा गिरकर 20.5 हो गया। समूह छोड़कर जाने वाले छात्र, तो जाने वाले छात्र का निकालिए दिए। समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत के प्राप्तांक कितने हैं। अब समूह में जो शामिल हुआ था, देखिए पहले 16 का कितना था, पहले 16 का एवरेज था 20, तो 320 हो गया। लेकिन अब इसी 16 का एवरेज जो है 20.5 है। 16 85 के 0 शेष 8, 16 0 0 था 8, 8 16 दूना 32, डेसिमल दे दिए 328। पहले कितना था, क्या, यहाँ पे तो 8 ही हुआ, 8 अंक इसका हुआ और 5 अंक इसका, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 8 5 13 का दिया, 7.5 9 दे रहा है। इसका मतलब है 20.5 नहीं, कुछ और होगा, शायद 21.5 होगा। 21.5 होगा तो हो सकता है आ जाए। छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि प्रोसेस एकदम सही है, आंसर फिर भी नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ होगा गलती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इसको खाली सॉल्व कर देने, तो गुना कर लीजिए। 5x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। ये तो एक लाइन का आंसर है, 5x²। और 5x से 4 में करेंगे तब 5 चौका 20x, माइनस 3 से करेंगे x में। देखिए 5 उठाया, पहले x में किया फिर 4 में किया, अब -3 उठाएंगे, x में करेंगे 4 में करेंगे। 3 से x में कीजिएगा तो 3x, अब प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी, 3 चौका 12, फिर इधर माइनस लगेगा, आई इधर 2 3 6x स्क्वायर, अब माइनस 2 चौके 8x, अब प्लस 3 5 15, x माइनस 20। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 5x² प्लस 20 में से 3 जाएगा 17। यहाँ पे घटा लेते हैं ना, 20 से 3 जाएगा 17, -12 -6x²। अब देखिए -8 है प्लस 15 है, 10 प्लस 7x हो जाएगा, -20, 5 से 6 जाएगा -x², 17, और ये 7 कितना हो जाएगा, 24x, और ये हो जाएगा -32।
गलती हो गया कहीं ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि आंसर इतना आना चाहिए। माइनस प्लस का झंझट है, आ जाएगा, देखते हैं एक बार और चेक करते हैं। 5x में करेंगे 5x², उसके बाद 5 होगा 20x, उसके बाद -3x और फिर -12। ठीक है, इधर आएंगे तो माइनस लग जाएगा। अच्छा, तो ये माइनस तो सबके सिंबल को चेंज कर देगा, हमने किया है। -6x² और माइनस माइनस ये +8x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा, प्लस होगा। बस यहीं पे गलती हुआ था। अब क्या होगा, तो 5x से 6x² जब -x², ठीक है। 17 से जाएगा कितना आपको, 7 तक कितने हो जाएंगे, 10x। ये गलत हो गया। -x², 17 7 जाएगा तो +10x, और ये -20 है, प्लस -12 है, +20 है, 20 से 12 जाएगा 8, प्लस का 8, यही आंसर होगा। -x² +10x +8, ऑप्शन नंबर 4 यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम होती है। तो प्रकाश की गति जो अधिकतम निर्वात में होती है, जबकि ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है, ठोस में होती है। तो इसका आंसर निर्वात हो जाएगा, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2018 का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को किस दर्जी ने सिला है। जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो ठीक है, मान्यता है क्या, यदि पोशाक ख़राब हो तो लोग दर्जी के बारे में नहीं पूछते नहीं है। बात सही है, क्योंकि जब अच्छी है तभी तो लोग पूछ रहे हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसे ही पोशाक को कैसे सिलना है। नहीं, यहाँ सिलने की बात नहीं है, कौन सी रहा है उसकी बात है। सिर्फ एक सही हुआ इसका ऑप्शन, मतलब सिर्फ मान्यता एक सही है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है H2S हवा में जलता है तो H2O यानी कि जल और SO2 देता है। सही बात है। उसमें की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है, ये भी सही है। इसमें दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है, तो 75 का दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 25 क्वेश्चन बताने थे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तो जो मैंने आपको बता दिया, अच्छे समझा दिया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को एक बार, इसको लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और इस वीडियो को एक बार जो है आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ आप इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।